नमस्कार, 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में आपका ये 7वां चैप्टर चल रहा था, समझ रहे हैं ना। 7वां चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया था, इसमें हुआ था हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हुई थी, वैज्ञानिक ओस्टेड का प्रयोग हुआ था और बायो-सेवर्ट का नियम हुआ था। ओस्टेड के प्रयोग से क्या निकालते थे कि ओस्टेड का प्रयोग था क्या भाई, ओस्टेड का प्रयोग था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे चालक तार है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से किया, समझ रहे हैं ना। तो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट का नियम हुआ था और म्यू जीरो का मात्रक और वीमा हुई थी और म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध हुआ था। और इसके बाद इस क्लास में एक टॉपिक और हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई थी। चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी दिशा हुई थी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई थी, इसमें एक निकाला गया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। हमने बताया था ये दिशा महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब सवाल हल करते हैं तो फिर दिशा इन्हीं की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो देखिएगा, अब आगे उसी क्रम में आगे आज क्या करेंगे, आज डेरिवेशन करना है हमें। ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण डेरिवेशन में से है। देखिए, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार है। तो जिस प्रकार डेरिवेशन कह रहा है उसी प्रकार थ्योरी लिखना है। तो परिमित लंबाई का, परिमित लंबाई मतलब एक लिमिटेड लंबाई है, अपरिमित लंबाई नहीं है, अनंत लंबाई नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो परिमित लंबाई का, परिमित लंबाई होगी, परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लें, इसके बाद फिर बढ़िया तरीके से समझते हैं इसको। तो इसमें मान लेंगे, माना कि जिस प्रकार डेरिवेशन उसी प्रकार मानना है। माना कि एक परिमित लंबाई का, माना कि एक परिमित लंबाई का, माना कि एक परिमित लंबाई का, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है। माना कि एक परिमित लंबाई का, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से R दूरी पर, तार से R दूरी पर, जैसे हम लिखते चल रहे हैं वैसे भी आप लोग भी कॉपी में लिखते चलिए सही ढंग से। तथा तार से R दूरी पर एक बिंदु, तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा ये कैसे बनेगा भाई। यहां से पहले चित्र बना लेते हैं, इसके बाद उसी चित्र के अनुसार थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां से चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक जो है एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार CD मान लेंगे यहां से, समझ रहे हैं ना। ये क्या है आपका, CD है, ऋजुरेखीय चालक तार, यहां से CD लिख लीजिए, CD।
माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार, ये देखिए चालक तार दिख रहा है। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार CD है। इस तार से R दूरी पर, इस तार से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो इस तार से R दूरी पर, ये देखिए यहां से तार से कितनी दूरी पर है? इस तार से R दूरी पर, इस तार से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए भाई। माना कि परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार CD है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। और इसमें चालक तार में कौन सी धारा बह रही है? चालक तार में I धारा बह रही है। तो यहां से I धारा बह रही है। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे भाई। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार CD है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस प्रकार थ्योरी लिखें, जिस प्रकार डेरिवेशन है, उसी प्रकार थ्योरी लिखेंगे और वही चित्र बनेगा आपका। माना कि एक परिमित लंबाई का, ये जिस प्रकार डेरिवेशन की हेडिंग पढ़ी है, इसी प्रकार आप थ्योरी लिख देंगे थोड़ा सा। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार CD है, जिसमें कितनी धारा बह रही है? जिसमें I धारा बह रही है, तथा तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र चूंकि निकालना है, तो अब इस बिंदु P को क्या करेंगे? इस बिंदु P को मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना? यहां से मिलाएंगे तो ये जो है तार के दोनों सिरों से बिंदु P को हमने मिला दिया, तार के दोनों सिरों से बिंदु P को मिला दिया। और ये कोण कितना बनेगा? मान लीजिए ये कोण आपका φ1 बनेगा, और ये कोण कितना बनेगा? φ2 बनेगा। ये इतना कोण कितना बन रहा है? φ1। और इतना कोण कितना बन रहा है? ये जो है ये φ2 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपका? φ1। अब इसके बाद इसमें माना जाएगा, इतना तो सभी लोग लिख पाएंगे ना। माना कि एक परिमित लंबाई है, एक लिमिट है, समझ रहे हैं ना? अपरिमित नहीं है। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार CD है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तथा अब यहां से मान लेंगे क्या? माना इस बिंदु P को बिंदु D और C से क्या कर दिया? हमने मिला दिया। और ये कोण क्या बनेगा आपका? ये कोण φ2, और ये कोण क्या बनेगा? φ1 बनेगा। और यहां से एक बिंदु बनेगा, क्या बिंदु? यहां से रख लीजिए, O बिंदु होगा आपका, O बिंदु हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से हमारे पास आगे कंडीशन। अब इसमें मानेंगे क्या? माना कि इस तार में एक लघु अवयव लंबाई, ये जो है, ये जो चालक तार CD है, चालक तार CD में एक लघु अवयव लंबाई क्या है? DL है। इतनी लंबाई क्या है आपकी? DL मान के चलेंगे। लघु अवयव लंबाई DL है, लघु अवयव लंबाई DL है। अब यहां से देखिए इस लंबाई को, इस लघु अवयव लंबाई को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु P से क्या कर दे? मिला दे। तो यहां से जो है, और इसकी ये लंबाई DL हो गई, ये बिंदु मान लीजिए E हो गया, और ये F हो गया। और इसके बाद यहां से इस पर एक लंब डाल दीजिए, ये कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है, यहां से हमने एक लंब डाल दिया, समझ रहे हैं ना? लंब क्या हो गया? लंब G हो गया, लंब G हो गया। अब इसके बाद यहां से ये जो है DL लंबाई के कारण इस पर जो बिंदु P पर जो कोण बन रहा है, वो कितना होगा? D फाई मान लीजिए, सूक्ष्म कोण है, समझ रहे हैं ना? जब लंबाई सूक्ष्म है तो इसके द्वारा जो यहां पर कोण बनेगा, जो सूक्ष्म लंबाई के द्वारा जो कोण बनेगा बिंदु P पर, वो भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा, अर्थात D फाई हो गया। और यहां से जो है ये जो रेखा है, रेखा कौन सी? रेखा EP रेखा, इस रेखा पर कितना कोण बना रही है? मान लीजिए फाई कोण बना रही है। बात समझ रहे हैं ना? तो सारी चीज क्लियर हो गया। आपको चित्र बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। यदि चित्र बढ़िया बन रहा है तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां से एक बार कहेंगे क्या, इसको जो है थ्योरी एक बार कैसे कहेंगे? माना कि एक परिमित लंबाई की,
माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय, परिमित लंबाई है CD और ऋजुरेखी है, ऋजुरेखी मतलब एक सीधी रेखा, समझ रहे हैं ना। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार CD है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि माना चालक तार में, माना कि चालक तार में एक लघु अवयव लंबाई, चालक तार में एक लघु अवयव लंबाई, लघु अवयव लंबाई DL है, लघु अवयव लंबाई DL है। अतः DL के कारण अतः बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, अतः बायो-सेवर्ट के नियमानुसार और यहां से जो है इसकी दूरी कितनी होगी, x मान लेंगे भाई। EF की दूरी, ये एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई है, जो E से दूरी होगी वही F से दूरी होगी, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी लंबाई है, समझ रहे हैं ना। जब बहुत छोटी लंबाई है तो जो यहां से दूरी होगी वही यहां से भी दूरी होगी, तो इसकी दूरी EF की x से दूरी, P से दूरी x मान लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी x मानेंगे। तो चलिए देखेंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा भाई, बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकलता था डेल्टा बी के स्थान पर यहां से DL के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र DB निकलेगा, समझ रहे हैं ना। सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म लंबाई के कारण सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो DB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। अब देखिएगा यहां से μ0/4 पाई और IDL साइन थीटा, एक्चुअली में होता था I डेल्टा L साइन थीटा, लेकिन यहां पर क्या होगा, IDL साइन थीटा अपान में R² होता था, लेकिन R दूरी नहीं होगी, दूरी कितनी होगी आपकी, x होगी, तो x² हो गया। देखिए बड़े आराम से आपका डेरिवेशन बनेगा। DB बराबर हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम के कारण, DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB बराबर μ0/4 पाई और IDL साइन थीटा अपान x², वैसे एक्चुअली में R² होता है, लेकिन दूरी R ना होके कितनी है, इस DL से यहां तक की दूरी x है, तो x² हो गया। तो DB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान x², ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको थोड़ा सा बाहर लिख लीजिए। तो DB बराबर हो जाएगा क्या, μ0/4 पाई और IDL साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, x²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहां से इतना, ये थ्योरी लिख पाएंगे ना, एक बार हम पूरा थ्योरी को हल्का सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार CD है, इस चित्र से बोलेंगे, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार CD है, समझ रहे हैं ना। CD यहां से तार लिखेंगे, माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार CD है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इतना लिखना है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखे थे, माना कि तार CD में, माना कि चालक तार में एक लघु अवयव लंबाई DL है, समझ रहे हैं ना। अतः बायो-सेवर्ट के नियमानुसार DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, DB बराबर μ0/4 पाई
आइडियल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर। इसको 2 बार 3 बार यदि आप रिपीट करेंगे, जितना हम चित्र देख के आप थ्योरी आराम से रिपीट कीजिए, समझ रहे हैं ना। थ्योरी अपने से बनना चाहिए। यदि आप डेरिवेशन कर रहे हैं परीक्षा में, चूंकि बहुत डेरिवेशन रहते हैं फिजिक्स में, यदि सभी डेरिवेशन की आप थ्योरी याद करने बैठेंगे तो याद नहीं होगी। आपको चित्र देख लीजिए, चित्र समझ लीजिए और थ्योरी अपने से बन जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। तो इसमें देखिए चित्र देख के आप एक बार थ्योरी और रिपीट करेंगे भाई। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार सीडी है। जिस प्रकार डेरिवेशन कह रहा है उसी प्रकार मानना है। माना कि एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार सीडी है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, माना कि चालक तार में एक लघु अवयव लंबाई, सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई dl है, तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको हटा दें तो आगे चलते हैं भाई। तो यहां से हमारे पास अब इसमें त्रिभुज की थोड़ा सा कंडीशन, 1-2 त्रिभुज की कंडीशन बन जाती है। त्रिभुज देखिए आपका दिख रहा है EFG, एक त्रिभुज दिख रहा है EGP, ये दोनों त्रिभुज लिए जाएंगे। तो पहले त्रिभुज ले लो, त्रिभुज EFG में, त्रिभुज EFG में, तो EFG में cos थीटा फार्मूला लगा दो। देखिए ये 90 अंश कोण दिख रहा है, कोण G आपका क्या है, कोण G 90 अंश दिख रहा है। EFG ये इतना त्रिभुज है कि नहीं है, दिख रहा है ना सभी को, EFG एक त्रिभुज है। तो इसमें कोण G 90 अंश है और कोण E ये देखिए थीटा है इतना, ये कोण बन रहा है ना आपका, कोण EFG ये इतना कोण थीटा दिख रहा है। तो कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। तो कर्ण कौन सी हो गई, EF भुजा कर्ण हो गई, और कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है तो लंब हो गई EG, और जो बाकी बची भुजा वो क्या होती है, आधार होती है, FG आधार हो गई। तो यहां से त्रिभुज EFG में यहां से फार्मूला लगाइए भाई, साइन थीटा फार्मूला लगाइए, सॉरी कास नहीं लगाना है। तो यहां से साइन थीटा, ध्यान रखिए कौन सा क्या लगाना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब मान लीजिए, तो EG लंब हो जाएगी, तो EG लंब हो गया, और बटे में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण DL हो गया, तो DL हो गया आपका। तो यहां से जो है त्रिगुणा करा दीजिए, तो DL का साइन थीटा के साथ, तो EG बराबर कितना बनेगा, EG बराबर बनेगा आपका DL साइन थीटा, DL साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए, ये तो हम ले लिए त्रिभुज EFG लिए, समझ रहे हैं ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका मान के चलिए इसको। अब इसके बाद त्रिभुज लीजिए EGP में, त्रिभुज EGP में, EGP में, त्रिभुज EGP में, तो त्रिभुज EGP में रखिए, इसमें भी साइन थीटा फार्मूला लगाइए। तो यहां से साइन थीटा हमारे पास फार्मूला बनेगा, तो यहां से जो है चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें साइन थीटा फार्मूला लगा दीजिए भाई। इसमें भी ये कोण क्या है, जब इस भुजा पर हमने ये रेखा यहां से लंब डाला था तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो गया, समझ रहे हैं ना। कोण G आपका 90 अंश होगा। EGP में देखेंगे त्रिभुज EGP इतना कोण दिख रहा है, इतना त्रिभुज दिख रहा है, इसमें जो है साइन थीटा फार्मूला लगाइए। तो सबसे पहले देख ले, 90 अंश के सामने वाली भुजा EP लंब होगी, और यहां से ये कोण D फाई दिख रहा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। देखिएगा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के स्थान पर यहां से कोण कितना है, कोण D फाई है, तो साइन D फाई इज इक्वल टू होगा साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान EP है, और बटे में कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान है हमारे पास देखिए यहां से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही भाई। देखिए यहां से 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण D फाई है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन D फाई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा, कोण D फाई के सामने वाली भुजा लंब होगी, अर्थात EG
अपान में क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है x है, तो x रख लिया। देखिएगा यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, sin d फाई बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा, लंब यहां से कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो लंब eg अपान कर्ण क्या हो गया x हो गया। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, यहां से तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहां से कितना बनेगा, eg बराबर हो जाएगा, चाहे तो एक कंडीशन यहां से लगती है, चूंकि d फाई बहुत छोटा कोण है, d फाई बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, d फाई बहुत छोटा कोण है, तो जब d फाई बहुत छोटा कोण है तो एक सिद्धांत से समझ लीजिए हरदम के लिए भाई, कई जगह यूज हुआ भी होगा, समझ रहे हैं ना, सेकंड पेपर में यूज होता है। तो जब कोण बहुत छोटा होता है, जब कोण d फाई बहुत छोटा होता है, कोई भी कोण बहुत छोटा होता है तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है। जैसे साइन थीटा, यदि tan थीटा रखा होता, समझ रहे हैं ना, इसमें थीटा बहुत छोटा कोण है तो त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाएगा, tan साइन काट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो जब कोण बहुत छोटा होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है, केवल क्या बचता है, कोण बचता है, समझ रहे हैं ना। तो यहां फिर d फाई बहुत छोटा कोण है, ये देखिए दिख रहा है कि नहीं, इस सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण ये सूक्ष्म कोण d फाई बन रहा है, क्योंकि जिसके भी पहले स्मॉल d लग जाएगा वो सूक्ष्म में बदल जाएगी राशि, तो सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण सूक्ष्म कोण d फाई है, तो यहां से d फाई बहुत छोटा कोण है, इसलिए यहां से sin d फाई बराबर क्या हो जाएगा, sin d फाई बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हट जाएगा, केवल क्या बचा, यहां से d फाई बचा। अब यहां से अब रखिए मान, sin d फाई के स्थान पर क्या रख देंगे, d फाई बराबर क्या हो जाएगा, eg अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए तो d फाई का x के साथ, तो eg बराबर क्या हो जाएगा, x d फाई हो गया, eg बराबर x d फाई, ये सेकंड इक्वेशन बनेगा आपका, ये सेकंड इक्वेशन। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से बनेगा क्या, ध्यान से देखिए भाई, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर है, समीकरण 1 और 2 के क्या, बाएं पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर कर दीजिए। तो दाएं पक्ष क्या है, यहां से dl sin थीटा, dl sin थीटा बराबर क्या हो गया, x d फाई। देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा भाई, समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष आपस में, बाएं पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात eg और eg बराबर दिख रहा है, तो इसका दायां पक्ष आपस में बराबर कर दीजिए, तो dl sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x d फाई हो जाएगा। अब dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये हमने बताया था, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। तो dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो है समीकरण 1 नहीं भाई, इसको 2 मान के चलिएगा, ये अभी जो यहां पर माने थे इसको 2 और इसको 3 मान के चलिए था, समझ रहे हैं ना। अभी चूंकि गड़बड़ी, फिर 1 इसको मान के चले हैं पहले ही, तो समीकरण 2 व 3 से ये बना था। तो अब dl sin थीटा का मान जो है कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। dl sin थीटा का मान, dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रखिए, तो यहां से क्या बनेगा, db बराबर बनेगा म्यू 0 अपान 4 पाई। देखिए भाई यहां से db बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई, और i dl sin थीटा दिख रहा है, i के बाद क्या दिख रहा है, dl sin थीटा। तो dl sin थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, x d फाई हो गया, x d फाई, और बटे में क्या हो गया, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। उसी प्रकार बात समझ रहे हैं ना, म्यू 0/4 पाई i dl sin थीटा के स्थान पर x d फाई और बटे में x स्क्वायर, एक x से क्या हो जाएगा, एक x हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा आपका, db बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, और आई डी फाई अपान में क्या हो जाएगा, x हो गया, आई डी फाई अपान x बचा। इसको समीकरण नंबर 3 तक हो गया, समीकरण नंबर 4
मानेंगे। अब एक त्रिभुज और लिया जाएगा, फिर डेरिवेशन आपका आराम से बन जाएगा। तो देखिए भाई यहां से जो है एक त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, त्रिभुज OEP। ये त्रिभुज और लीजिए, तो त्रिभुज OEP में ध्यान रखिएगा, OEP दिख रहा है ना, यहां से ये कोण कितना 90 अंश दिख रहा है, और कोण कितना है फाई है। तो कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, बाकी बची जो भुजा वो आधार होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण यक्ष हो गया, और इसके बाद कोण के सामने वाली कोण फाई के सामने वाली भुजा लंब, बाकी जो बची वो क्या हो गई, आधार हो गई। तो त्रिभुज OEP में कास फाई लगा दीजिए। कास फाई बराबर क्या होगा, कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना, आधार OP, आधार आपका क्या होगा OP बटे में कर्ण कितना, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण कितना यक्ष हो गया। समझ रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ले रहे हैं OEP त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा ये दिख रही है कर्ण यक्ष है, और कोण के सामने वाली भुजा ये दिख रही है OE लंब है, और जो बाकी बची भुजा वो क्या हो गई, आधार हो गई। तो यहां से कास फाई बराबर आधार OP बटे कर्ण का मान कितना है, यक्ष है, तो यक्ष रख दिया। अब यहां से यक्ष तिर्यक गुणा से ध्यान से देखिएगा भाई, यक्ष तिर्यक गुणा से यहां पर पहुंचेगा, कास फाई को इधर ले आइए, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, OP अपान कास फाई हो गया, OP अपान कास फाई। यक्ष का मान समीकरण 4 में रखने पर, यक्ष का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यक्ष का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। तो यक्ष का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो dB बराबर बनेगा आपके पास μ0/4 पाई I d फाई, उसी प्रकार, और बटे में हो जाएगा यक्ष दिख रहा है μ0/4 पाई I d फाई अपान यक्ष। यक्ष के स्थान पर क्या रखना है, यक्ष के स्थान पर OP की वैल्यू कितनी थी, R थी। समझ रहे हैं ना, OP की वैल्यू कितनी थी, R थी। तो यहां से यक्ष के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, R अपान कास फाई। यक्ष के स्थान पर R अपान कास फाई हो गया। अब देखिए ऊपर का हटा दे इसको, तो हमारे पास बनेगा dB इज इक्वल टू ये डेरिवेशन हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है, इसको क्रम से बढ़िया ध्यान रखेंगे तो आपको 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देखिए। समझ रहे हैं ना, यदि आप बढ़िया सही ढंग से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तो जो है दोबारा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, फिर भी यदि दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि यहां पर समझ में नहीं आया है। समझ रहे हैं, यहां पर समझ में नहीं आया, और व्हाट्सएप नंबर हमारे पास जो है लगभग सभी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है नोट कर लीजिएगा, 7985 56 78 16 ये व्हाट्सएप नंबर है भाई। तो इसमें जो है संपर्क करके पूछ लीजिएगा हमसे कि यहां पर दिक्कत हो रही है, यहां पर समझ में नहीं आ रहा, तो वो सलूशन फिर बताया जाएगा। तो यहां से देखिए dB का मान यहां से कितना बनेगा आपका, dB बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, dB बराबर आपका होगा μ0/4 पाई, और इसके बाद यहां से I d फाई, ये कास फाई ऊपर पहुंचेगा आपका, कास फाई कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो I d फाई कास फाई ऊपर पहुंच गया, तो I d फाई कास फाई अपान में क्या हो गया, अपान में R है। तो ये इतना हमारे पास, ये क्या है, ये सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण यहां पर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र निकला है। अभी ये क्या निकला है, अभी सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र निकला है। हमें पूरी तार CD के कारण पूरा चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो यहां से लिखेंगे अतः संपूर्ण तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए पूरी तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये तो सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण DL के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र dB मिला है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र हमें पूरी तार के कारण चाहिए। तो कंडीशन क्या है, जब कोई सूक्ष्म चीज, जैसे यहां पर हम ये पेन लिए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, इस पेन का छोटा सा टुकड़ा यदि मिल जाए, इसका हम समाकलन कर दें तो पूरा पेन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, समाकलन राशि के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और अवकलन क्या करता है, अवकलन राशि के मान को यदि इसका अवकलन कर दे तो राशि के मान को घटा देता,
बिल्कुल छोटा सा कण मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र डीएल के कारण सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र यहां पर डीबी मिला है। यदि इसका हम क्या कर दें, अवकलन कर दें, कहां से कहां तक, चूंकि ये तार कहां से कहां तक है, ये φ1 से कहां तक है ये तार, ये देखिए φ2 यहां दिख रहा है, और ये कोण कितना दिख रहा है, ये आपका कोण φ1 दिख रहा है। तो यदि ये इस तार का हम समाकलन, इस चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कर दे तो पूरी तार का चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा पूरी तार के कारण। और समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, समाकलन φ1 से लगा के φ2 तक करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से जो है, चूंकि तार को हमें बढ़ाना है कहां से कहां तक, φ1 से लगा के φ2 तक। यदि ये कोण बड़ा होता तो ऐसे जो है और ज्यादा तार बड़ी होती। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से जो है, जब सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र पता है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो समाकलन करेंगे। जब इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र यहां से समाकलन कर दीजिए, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र B हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र का, चूंकि हमने बताया था समाकलन क्या करता है, राशि के मान को बढ़ा देता है। जब इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त हो जाएगा। और इधर भी समाकलन कीजिए, समाकलन हो जाएगा μ0/4 पाई, और इसके बाद I d फाई cos फाई, और बटे में क्या हो जाएगा, R हो गया। तो अब देखिएगा यहां से भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, और समाकलन कहां से कहां तक होगा, इसको हम बढ़ा तो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तार के कारण निकाल रहे हैं, लेकिन तार कितना है, समझ रहे हैं ना? सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र पता था, इसको बढ़ा के पूरी तार के कारण कर रहे हैं। पूरी तार कहां से कहां तक है, φ1 से लगा के φ2 तक, ये देखिए कोण। तो समाकलन कहां से कहां तक होगा, बढ़ाया कहां से कहां तक जाएगा, φ1 से लगा के φ2 तक बढ़ाया जाएगा। और समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है, और कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, φ1 से लगा के कहां तक बढ़ा रहे हैं, φ2 तक बढ़ा रहे हैं। यदि ये तार और बड़ी होती तो φ1 कोण और φ2 कोण और बड़े होते। समझ लीजिए ढंग से, समझ रहे हैं ना? अब यहां से देखिए, φ1 किस में होगा भाई, φ1 माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक कंडीशन होती है, जब कोण कैसे घूमते हैं, जब कोण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, मतलब ऐसे घूमते हैं, समझ रहे हैं ना? जब कोण हमारे ऐसे घूमते हैं, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, तो प्लस में लिए जाते हैं। और जब कोण घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, मतलब जब कोण एंटी क्लॉकवाइज होंगे धनात्मक, जब कोण क्लॉकवाइज होंगे तो ऋणात्मक होंगे। तो इसमें देखिए φ1 क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। ये देखिए इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा ये ऐसे है, समझ रहे हैं ना? ऐसे ऊपर की तरफ दिशा है। जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो ये ऋणात्मक होगा, क्लॉकवाइज ऋणात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज कोण ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार घूम रहा है, इस प्रकार घूम रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो φ2 क्या होगा, धनात्मक होगा। तो सदैव के लिए ध्यान रखिए कि जब कोण हम जो है कैसे बनाते हैं, जब कोण ऐसे बनाते हैं तो ये धन में लिए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब कोण ऐसे चलते हैं, समझ रहा है ना, तो ये कैसे, क्लॉकवाइज सदैव कोण ऋण में होते हैं। क्लॉकवाइज कोण सदैव किस में होते हैं, ऋण में होते हैं। तो चलिए अब इसका समाकलन करना है, तो ध्यान से देखिए भाई समाकलन। तो देखिए यहां से हमारे पास जो है, अब इसका समाकलन केवल करना है भाई। तो समाकलन का मतलब होता है बढ़ाना। तो इसमें देखिए, पहले इसमें ये देखिए कि इसमें सूक्ष्म कौन सी राशि है। तो देखिए हमने बताया था जिसके पहले स्मॉल डी लगा होगा, जैसे कोई राशि है, कोई राशि यक्स है, यक्स के पहले यदि डी लगा दें तो ये यक्स सूक्ष्म में बदल जाता है। यक्स एक लंबाई होती, लंबाई में यदि स्मॉल डी लगा दें तो एक सूक्ष्म लंबाई होगी। तो किसी भी राशि के पहले यदि स्मॉल डी लगा दिया जाए तो वो सूक्ष्म में बदल जाती है। तो यहां से जो फाई है, फाई वाला टर्म सूक्ष्म है, समझ रहे हैं ना? और जो सूक्ष्म होगा उसी को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। समाकलन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो यहां से फाई वाले जितने टर्म दिख रहे हैं, देखिए कास फाई दिख रहा है, डी फाई दिख रहा है, फाई वाले टर्म को छोड़कर, समझ रहे हैं ना, सभी को समाकलन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। चूंकि समाकलन उन्हीं का होगा, समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाया उन्हीं को जा सकता है जो सूक्ष्म होंगे, जो सूक्ष्म नहीं होंगे उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से μ0/4 पाई, और इसके बाद I/R समाकलन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म राशियां नहीं है। और समाकलन क्या बना, समाकलन -φ1 से कहां तक, φ2, और इसके बाद क्या हो गया आपका, जो cos फाई पहले रख लो, तो cos फाई d फाई,
अभी इसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है समाकलन cos फाई cos x, समाकलन cos x dx बराबर होता है हमारे पास sin x, समाकलन cos x dx का sin x होता है। तो इसी प्रकार cos फाई d फाई का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, समझ रहे हैं ना। हम 11वीं की फिजिक्स में भौतिक गणित पढ़ाए थे। यदि किसी को भी समाकलन पढ़ना है या देखना है फार्मूला, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 11वीं की कक्षा 11वीं के भौतिक गणित चैप्टर में देखिए, समझ रहे हैं ना। पार्ट देखते जाइए, उसमें चैप्टर का नाम पढ़ा है भौतिक गणित, तो उसमें देखिए सारे फार्मूले हमने पढ़ाया है। भौतिक जो है 11वीं की फिजिक्स में आता है ये सभी फार्मूले। तो एक फार्मूला होता है cos x dx बराबर sin x, cos x dx बराबर sin x। तो cos फाई d फाई बराबर क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा। जैसे cos x dx समाकलन cos x dx बराबर sin x होता है, तो अभी लिमिट से मतलब ना रखिए, समाकलन cos फाई d फाई बराबर क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा। यहां से x के स्थान पर केवल फाई कर दिया गया है। तो देखिएगा यहां से हमारे पास आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा हमारे पास b बराबर हो जाएगा, b बराबर इधर देखिए सभी लोग म्यू 0/4 पाई और इसके बाद i अपान r, और यहां से समाकलन cos फाई d फाई का क्या होगा, जैसे cos x dx का sin x, तो cos फाई d फाई का क्या हो गया, sin फाई हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक रखी है, समाकलन की लिमिट कहां से कहां तक है, -φ1 से कहां तक रखी है, φ2 तक रखी है। बात समझ रहे हैं ना, इतना हो गया। अब काम क्या बचा है लिमिट हटाने का, तो यहां से लिमिट हटा दीजिए। तो लिमिट कैसे हटती है, एक बार फाई के स्थान पर अपर लिमिट और एक बार फाई के स्थान पर लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए। तो b बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई और इसके बाद i अपान r, और यहां से बनेगा कितना, साइन फाई के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखिए, तो साइन फाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, साइन फाई 2, और बीच में माइनस लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद साइन फाई के स्थान पर अब क्या होगा, एक बार -φ1। देखिए हमने बताया था कि एक बार फाई के स्थान पर अपर लिमिट φ2 और एक बार फाई के स्थान पर लोअर लिमिट -φ1, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। तो लिमिट ऐसे ही हटाई जाती है हरदम। एक बार जो है यदि यहां x होता तो x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और x के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए। तो यहां से इतना हो गया। अब देखिएगा आगे कितना बनेगा, यहां से बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे भाई, b बराबर हो जाएगा आपके पास, b बराबर म्यू 0/4 पाई और इसके बाद i अपान r, और यहां से बनेगा साइन फाई 2, और यहां से एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन -φ1 बराबर माइनस साइन φ1। बात समझ रहे हैं ना, देखिएगा ये माइनस पहले आ जाता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। एक फार्मूला होता है चूंकि क्या, यहां से चूंकि होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन बराबर, यहां से फार्मूला हमारे पास होता है जो है चूंकि होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो उसी फार्मूले के अनुसार साइन -φ1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन φ1। तो माइनस माइनस यहां से क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो b बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई और इसके बाद i अपान r, और यहां से साइन φ1 को पहले रख लो, तो साइन φ1 और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन φ2। तो बिल्कुल समझ लीजिए भाई, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। यही क्या होता है, यही होता है मान हमारे पास ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो अब देखिए ये जो है डेरिवेशन, उम्मीद तो हमें ये है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। हम पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। यदि नहीं आया है तो आप रिपीट करके एक बार फिर से देखिए सभी लोग। यदि इसके डेरिवेशन समझ में नहीं आया है, रिपीट करके फिर से देखिए, समझ रहे हैं ना। जहां पर समझ में नहीं आया वहां पर रिपीट करके देखिए। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो हमने बीच में जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उसमें आप कांटेक्ट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, संपर्क कर लेंगे और बताएंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया। और नीचे यदि जिन लोगों के समझ में आ गया है, नीचे लिखिए कमेंट में कि समझ में आया, जल्दी से लिखिए भाई नीचे समझ में आ गया है, तो हमें यह पता चलेगा कि हाँ समझ में आ गया है। फिर 12वीं के वीडियो अब रेगुलर यहां से मिलेंगे, समझ रहे हैं ना।
तो यहां से बिल्कुल ध्यान दीजिए। और यदि वीडियो बढ़िया पसंद आ गया है, वीडियो बढ़िया समझ में आ गया है, तो आप लाइक कर देंगे। और जो लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, जिससे आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलते रहे बढ़िया सही तरीके से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए